डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में आज हम बात करेंगे पीले सोने की। जी, वो पीला सोना जो धरती से निकलता है, जिस पे हमारे किसानों की बेतहाशा मेहनत होती है। जी, मैं बात कर रहा हूं रोटी, कपड़ा और मकान के उन सबसे अहम किरदार की जिसके बिना आप जी नहीं सकते। रोटी बनती है गेहूं से और गेहूं का हर दाना बोलता है अपनी एक कहानी। उसी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साल 2025 खत्म होते होते क्या गेहूं की कीमतों के अंदर एक फिर से वो तेजी दिखाई दे सकती है जो हमने 3 साल पहले देखी थी, यानी कि 3,000 रुपए के ऊपर के स्तर। यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सिनेरियोज इस समय पर क्या हैं। क्या लगता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में गेहूं को लेकर के क्या सुगबुगाहट है और साथ ही गेहूं के अंदर पाया जाने वाला ग्लूटेन, इसकी क्या सच्चाई है, इसमें कितनी गहराई है, यह हम जानेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अब यह सीजन आने वाला है रबी का, उसके अंदर कौन सी वैरायटी का गेहूं आपको ज्यादा कीमत दिलवा सकता है और खास तौर के ऊपर पे जब इस बार आप गेहूं की बुआई करें तो किन बातों का खास तौर के ऊपर पे आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आपके गेहूं की एक वाजिब कीमत मिल सके, एक अच्छी कीमत, एक प्रीमियम कीमत आपको मिल सके। मेरे साथ यहां पर 2 खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ में सोमनाथ चटर्जी साहब इस समय पर मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं WPPS से, आपका स्वागत है सोमनाथ जी। साथ ही हमारे साथ में गरिमा जैन जी हैं, आप कमोडिटी एक्सपर्ट, साथ ही मेंबर हैं WPPS से। गरिमा जी, स्वागत है आपका। सोमनाथ जी, सीधा आपके पास इस समय का जो बाजार है गेहूं को लेकर के, इस बार प्रोडक्शन अच्छा हुआ, 2024-25 का बड़ा बेहतरीन प्रोडक्शन, बारिशें बहुत अच्छी हुई 2025 के अंदर में। और कुछ साइंटिस्ट से मेरी बात हो रही थी, पूसा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब भी ऐसी बारिशें हुई, खरीफ के सीजन के अंदर में बारिशें हुई, लेकिन उसका फायदा जो है आपको गेहूं के अंदर में दिखाई देगा, क्लाइमेट उसकी फेवर के अंदर में आएगा और प्रोडक्शन जो है और 10% 15% इजाफे के साथ आ सकता है। क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? 2024-25 का रबी बहुत ही बढ़िया रहा वीट के लिए और किसानों ने भी अच्छी कमाई की, क्योंकि मोस्टली जितना भी वीट बिका है सब MSP के ऊपर बिका है। ठीक है। और तो ये एक है। दूसरा, इस साल जितने भी प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, यूजर्स हैं, सबके पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध है। ठीक है। तो इस साल जो है उस तरह की हमको स्कैर्सिटी दिख नहीं रही है जो हमने पिछले 2 साल में देखी थी। ठीक है। अब आगे की बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दीज आर यूजुअली द मंथ्स जब आपको जो थोड़ी गेहूं की सप्लाई में खिल्लत आती है और प्राइसेस बढ़ते हैं। और विंटर के टाइम पे ऐसे डिमांड भी ज़्यादा रहती है गेहूं की। इस साल हमें नहीं लगता कि दाम बढ़ेंगे, फ्लैटिश रहेंगे, बिकॉज कल रात को ही सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम का भी अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया है। और मुझे लगता है कि द मार्केट विल बी वेल सप्लाइड और अवेलेबिलिटी की कोई इशू नहीं रहेगी और हमें वो 30 रुपीज़ अ किलो वाला लेवल शायद हम नहीं देखेंगे इस साल। तो मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर्स शुड बी वरीड। मेजर फार्मर्स की डिपेंडेंसी गेहूं और चावल के ऊपर टिकती है। अब गेहूं के अंदर में ऐसा क्या चमत्कार हो कि उसको उसके ऊपर पे प्रीमियम मिलने लगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जितनी तेजी के साथ में बाजार के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं,
आप हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो अवेयरनेस जो है वो फार्मर एंड के ऊपर पे वो अवेयरनेस नहीं है कि मुझे किस वैरायटी का गेहूं लगाना चाहिए कि मुझे उसके ऊपर पे प्रीमियम मिले, मुझे 200-300 रुपए पर क्विंटल दूसरे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल व्हीट है उससे ज्यादा बेटर प्राइस मिल सके। मैं तो इस साल अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे रिजर्वायर्स आर फुल, इतनी बारिश अच्छी जो हुई है उससे इनको फायदा जरूर होगा। मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं जो हमें वेदर का फोरकास्ट देते हैं, उनका कहना है कि इस साल ला नीना ईयर होगा। मतलब इस साल जो है विंटर के टाइम पे सर्दियों में बारिशें थोड़ी ज्यादा होंगी, जो कि वीट के लिए बहुत अच्छी है, और इससे जो है टेम्परेचर और गिरेगा, तो जो ठंड है वो अगेन गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इट विल बी अ कोल्डर विंटर जहाँ पे द क्रॉप विल बी बेटर, एंड यस आप जैसा कह रहे थे कि 10 to 15% यील्ड इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। सिर्फ हमें ये देखना है कि फार्मर को ये डिसाइड करना है कि दे वांट टू स्टिक टू व्हीट और दे वांट टू गो टू मस्टर्ड, बिकॉज पिछले साल जो है सरसों में काफी तेजी थी और लोगों ने फार्मर्स ने कमाए हुए थे वहाँ पे। नाउ आपका क्वेश्चन पे कि प्रीमियम वेराइटीज, तो प्रीमियम वेराइटीज देखिए आजकल काफी सारी कंपनियों ने खपली आटा, जैसे एंशिएंट ग्रेन कहते हैं हम लोग, इसका इन्होंने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस है मार्केट में। ठीक है। शरबती, लोकवान, तो ये जो स्पेशलिस्ट वैरायटीज हैं, मेरे हिसाब से फार्मर्स को इन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ना कि जो मिल क्वालिटी और दरा या जो पोर क्वालिटी की है। सो दैट इज द वे फॉरवर्ड, और कंज्यूमर जो है वो प्रीमियम देने को भी तैयार है, बशर्ते ये है कि क्वालिटी सही हो। गरिमा आपके पास आऊंगा। मार्केट के अंदर में इनोवेशन, इसके नाम के ऊपर पे बहुत कुछ चल रहा है। फूड एक ऐसी आइटम है जिसके बीच में लगातार हम नई नई टेक्नोलॉजीज और नया नया इनोवेशन देख रहे हैं। व्हीट की क्वालिटी, व्हीट के अंदर में आपका टेक्सचर, व्हीट के अंदर में आपकी जो परफॉर्मेंस है, उस सारी चीज को मेंटेन करते हुए प्रोडक्शन ना गिरे और क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, इसके ऊपर इंडस्ट्री क्या काम कर रही है अपने एंड के ऊपर पे, और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, और फार्मर्स को पर्टिकुलरली इस पे किस तरीके से अब अपनी सोच को बदलना चाहिए। इंडिया में गेहूं एक इतनी पुरानी क्रॉप है, यहाँ के किसान इसको उगाना जानते हैं, इसको जांचना जानते हैं और इसकी एक मार्केटिंग को समझते हैं। ये हमारा एक स्टेपल फूड है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कनक, सोना हमारे लिए एक ऐसा गोल्डन रेवोल्यूशन है। किसानों ने बेहतरीन हमें सपोर्ट किया है। आज हम एक समय देखते थे 1960 में जब इंडिया डिपेंडेंट था इंपोर्ट पे, किसानों की मेहनत के कारण ही मार्केट का सपोर्ट रहा और आज हम सेल्फ सफिशिएंसी पर हैं, कोई कमी नहीं है। आपका सवाल टुवर्ड्स इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इट इज़ एज आई पुट इट, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है। इस समय हमें ये ज़रूरत है कि आज हम एक मकाम पर आ गए हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, हम बहुत सारी वैरायटीज़ उगाते हैं। हमें ये चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करें। साथ साथ सरकार जो इतनी मेहनत कर रही है उनके साथ उनको एजुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र मींस बेटर यील्ड। एक्चुअली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए फर्टिलाइज़र्स का। तो ये सारी टेक्निक्स जब हम ओवरऑल बेसिस पे यूज़ करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी में ज़रूरन बहुत अच्छा एक इंक्रीज़ आएगा, जो कि भारत देश की ज़रूरत भी है। क्या हम इसमें अपना एक योगदान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ ये ज़रूरत है कि पूरी इंडस्ट्री, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आएँ, इस पे काम करें। एग्रोनॉमिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो बताएं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ पे इस पे रिसर्च चल रही हैं। इन्वेस्टमेंट है सस्टेनेबिलिटी में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं क्लाइमेट रेजिस्टेंट पे। तो ये सब योगदान मिलजुल कर हमें ऐसा लगता है कि इनोवेशन विल प्ले अ क्रूशल पार्ट। हम बेहतरीन प्रोडक्शन यहाँ से कर पाएंगे बेसिस इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। गरिमा, मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा। आपने यील्ड की बात की, यील्ड में भारत टॉप 10 में कहीं नहीं है।
प्रोडक्शन वाइज दैट इज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन यील्ड पर हेक्टेयर की अगर मैं बात करता हूं तो भारत टॉप 10 में कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है दैट इज 35 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। कहाँ पे कमी है? हम तो 5000 साल से गेहूं के ऊपर पे काम कर रहे हैं। कहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर लैक हो गया? हम बहुत पहले ही सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकते थे और यील्ड को बढ़ाया भी जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से एरिया स्क्वीज हो रहा है तो आपकी डिपेंडेंसी अब और ज्यादा लिमिटेड एरिया के ऊपर पे आ रही है और वहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इस चीज़ को मैं ऐसे देखूंगी कि हमने जो इम्प्रूवमेंट करी है, पंजाब हरियाणा में तो कई सालों से प्रोडक्शन हो ही रही है, लेकिन ये देखिए जिसको हम पहले एक नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स बोलते थे, आज मध्य प्रदेश है। एक ज़माने में मध्य प्रदेश में 5 से 6 मिलियन टन की क्रॉप हुआ करती थी, हम 12-13 मिलियन टन पर पहुँच गए, उससे भी ज़्यादा पहुँच गए। गुजरात जैसा एक स्टेट है जहाँ पर पहले गेहूँ होता नहीं था, वहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और अच्छे क्वांटिटी में कर रहे हैं। इसी तरीके से आज बंगाल है, राजस्थान है, हार्ड वैरायटी होती है वहाँ पर। तो ये सारे स्टेट्स में हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। पंजाब हरियाणा में पानी अच्छा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें 2 चीज़ों पे काम करना है। पहला, वाटर सप्लाई इन ऑल द नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स। जो एरियाज रेन डिपेंडेंट हैं वहाँ पर हमें वाटर सप्लाई इरिगेशन के द्वारा पहुँचना है। मैं इसको ऐसे बोलूँगी कि काफ़ी काम इस पर चल रहा है। हम ये समझते हैं कि एकरेजेस इंडिया में तकरीबन बराबर ही चल रही है। ये 32-33 मिलियन हेक्टेयर के आसपास आज हम इंडिया में हैं। मॉनसून डिपेंडेंट है, उसके साथ साथ इस साल बारिशें बहुत अच्छी हुई हैं, ज़मीन में नमी है, ज़रूर ही ईल्ड अच्छी आएगी। जनवरी फरवरी वेदर, मार्च वेदर हमें ज़रूर देखना पड़ता है। हमने बात की कि मॉनसून अच्छा रहा है, लेकिन गेहूं एक ऐसा क्रॉप है जिसमें हमें अगले साल का खरीफ मॉनसून पर ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, ये देखने के लिए कि आने वाली क्रॉप कैसे आएगी। कैसे? जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। गेहूं, उसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब चक्की थम जाती है। सोमनाथ जी, ब्रेक से पहले गरिमा जी से मैंने यील्ड को लेकर के सवाल किया, उस पे आपकी भी मैं एक राय जानना चाहूंगा। यील्ड, प्रोडक्शन निश्चित तौर के ऊपर पे बढ़ रहा है, एरिया आप इंक्रीज कर रहे हैं, प्रति हेक्टेयर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वहां पर जोर देने की हमें जरूरत है। अब तो जो ट्रेंड कोरोना के बाद में चेंज हुआ और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको देख करके चिंता और गहरी हो रही है। क्लाइमेट रेजिलिएंट आपको चाहिए, आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज उसके बीच में साथ में चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट भी होना है। फिर उसके साथ में आपका प्रोडक्शन नीचे नहीं जाना चाहिए। हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर हमने श्रीलंका की हालत देख ली और उसके बाद में हमने उस चर्चा को थोड़ा सा यहाँ पे हिंदुस्तान में भी कम देखा है कि वो जो एक एग्जाम्पल सामने आया कि नहीं, ऑर्गेनिक के ऊपर पे फुल्ली डिपेंडेंसी नहीं ली जा सकती, हमें कुछ और टेक्नोलॉजी इसके अंदर लानी होगी ताकि एरिया जो लिमिटेड है, क्योंकि जमीन वही है, उसी में से आपने हाईवेज भी निकालने हैं, उसी में से आपने इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना है और उसी में ही आपने नई सिटीज को भी डेवलप करना है। तो यील्ड कैसे इंक्रीज? कि ये एक सर्दियों का क्रॉप है, इट्स राबी क्रॉप, और यहाँ पे ना ठंड जो है, जितना ठंडा होगा उतना
क्रॉप के लिए बेहतर है। ठीक है। और पिछले कुछ सालों से आप अगर नोटिस करें, आपके दर्शक भी नोटिस करते होंगे कि होली के बाद एकदम से जो है गर्मी आ जाती है। राइट। मतलब जो पहले बोलते थे ना उसको स्प्रिंग जो है, वो स्प्रिंग का जो सीजन है वो हमारे कैलेंडर से निकल गया है। सीधा एकदम जो है विंटर से समर आ रहा है। एंड ये जो है वीट के लिए बहुत हानिकारक है। इनफैक्ट हमारी यील्ड्स गड़बड़ा इसीलिए जाती है। ये जो सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वी सी श्रिवलिंग एंड क्रॉप डैमेज ओवर देयर, तो दैट इज वन। सेकंड, आपने बहुत सही कहा, लैंड और है नहीं, तो अगले दशकों में हम लैंड एरिया की बढ़ोतरी पे उम्मीद नहीं रख सकते। तो हमें करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो कुछ एक पास्ट दशकों में हमने जिस तरह से अपने लैंड को ट्रीट किया है वो शायद सही नहीं था, और हमें अपने सॉइल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, जो सरकार बहुत उसके ऊपर जोर दे रही है। दूसरा, हमें कहीं ना कहीं अपने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए कोई चॉइस नहीं है यील्ड बढ़ाना, और कैसे बढ़ेगा? या तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड की तरफ जाइए, या अगर आपको उसमें दुविधा है तो आप जैसे कि आपने राइस में किया, सरकार ने जैसे कि जीन एडिटेड वैरायटीज निकाली है राइस में, वैसे वी मस्ट वर्क ऑन जीन एडिटेड वैरायटीज फॉर वीट। जीएम और जीन एडिटेड में बहुत फर्क है साहब। एक तो जीएम में जो है कि एक एक्सटर्नल जीन जो कि गेहूं का है ही नहीं, है ना, उसको हमने निकाल के, शायद वो कोई कीड़े मकोड़े का है या किसी चीलबाज का है, उसका जीन उठा के हमने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि एक तो वीट का जो, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ब्रेक से पहले, डीएनए की, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएं, क्रॉस ब्रीडिंग लाइक मिलेट्स के साथ में इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दे ताकि फोर्टिफिकेशन हो सके ना। तो जीन एडिटिंग क्या होता है? जीन एडिटिंग होता है कि जो वीट का ओरिजिनल जीनोम है उसमें से कुछ चीजें जो उसकी यील्ड को कम कर रही है उसको निकाल दे। ओके। तो वो चेंज कुछ नहीं करता, डिलीट करता है। तो कहीं ना कहीं हमें सॉइल हेल्थ पे ध्यान देना है, हमें टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। जीन एडिटिंग ही कर लो अगर जीएम नहीं करते। गरिमा, वर्ल्ड के अंदर में जिस तरीके से सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, उसको देखते हुए इंडस्ट्री को क्या लगता है चैलेंजेस नंबर 1 कहां पर दिखाई देते हैं, और वीट के अंदर में पर्टिकुलरली? क्योंकि आप जब तक इसके बीच में इनोवेशंस नहीं लेकर के आएंगे, देखिए एक ट्रेडिशनल आपके पास में वीट है, और अब जैसा कि इन्होंने सोमनाथ जी ने कहा कि आप जेनोमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अब जीएम नहीं लेकर के आना चाहते। पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि आप जीएम को फेवर करते हैं? जीएम आना चाहिए हिंदुस्तान में? अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, हमें शायद अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। आज हम अपने बलबूते पर ही लगातार हर साल प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा रहे हैं, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा हो, सबके पास खाने की पर्याप्त मात्रा में गेहूं पहुँचे। तो शायद इट इज़ नॉट एन अर्जेंट नीड, वी आर नॉट देयर येट टू आस्क फॉर। हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है, ग्लूटेन को लेकर के एक मिथ है, और बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर पे ट्रेंडिंग के अंदर में है। ग्लूटेन क्या वाकई के अंदर इतना इफेक्ट करता है? ग्लूटेन से पर्याप्त मात्रा में एक्चुअली वो लेना चाहिए, बॉडी में जाना चाहिए। ये एक मिथ है, ये एक प्रोपोगेंडा है। आई वुड से इट इज़ अ फॉल्स प्रोपोगेंडा। हमें पर्याप्त मात्रा में गेहूं की ताकत चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम बाकी चीज़ों का प्रॉपर कंजम्पशन करें। तो हमारी एक प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। सब चीज़ों को अगर हम ठीक मात्रा में लें, जैसे कि आज हम चावल खाते हैं, तो ये भी प्रोपोगेंडा है कि चावल नहीं खाना चाहिए, जो कि ठीक नहीं है। मिलेट्स हम खाते हैं, तो अगर आप अपनी डाइट पूरी मिलेट में शिफ्ट कर देंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी इश्यूज आ जाएंगे। सो इसी तरीके से वीट में ऐसी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि पहले और आज में फ़र्क ये है कि पहले हम लोग पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ों को बराबर तरीके से लेते थे, आज हम थोड़ा स्क्यूड कंजम्पशन कर रहे हैं, शायद वो ठीक नहीं है। दूसरा ये कि हमें प्रोसेस्ड फूड जो आज एक चलन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है।
कि हम प्रोसेस्ड फूड को किस मात्रा में ले रहे हैं। शायद ये उस तरफ जाने से इश्यूज़ हैं बजाय कि गेहूँ खाने से। वीट अदरवाइज इज़ वेरी हेल्दी, रोटी इज़ वेरी हेल्दी। आज जब छोटे बच्चे 7-8 महीने के 1 साल के होते हैं तो सबसे पहले उनको अन्न खिलाया जाता है, तो अन्न हमारी बॉडी के लिए कैसे ख़राब हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अ मिथ। आई थिंक वी हैव टू एजुकेट our consumers, customers, everybody in the right manner that it is very good and healthy for our body. बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे, क्योंकि भाई पंजाब के अंदर तो बैसाखी गेहूं की कटाई के ऊपर ही मनाई जाती है और वो ट्रेडिशन ही वही है। सुरेश जी, if I may add, sorry मैं हाँ, आपको टोक रहा हूँ, मैं ग्लूटेन पे मैं ऐसे रह नहीं गया। ग्लूटेन है क्या? नहीं, ये हवा जो बना रखा है क्या? ग्लूटेन कुछ नहीं है जी, प्रोटीन है। ये व्हीट का प्रोटीन है, ठीक है। और पूरे देश में, इंडिया ऐसे कंट्री के पॉपुलेशन में शायद 1-1.25% पॉपुलेशन ऐसा होगा जिनको सिलियाक डिजीज है, ओके, या सिलियाक डिजीज से ही ग्लूटेन इंटॉलरेंस आता है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमको मुझे लगता है क्योंकि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ने इसको बना रखा है। व्हीट भी आप मल्टीग्रेन खाइए, है ना, कभी खपली खाइए, कभी हाई प्रोटीन व्हीट आजकल बाजार में आ रहा है जो कि 3 रोटी खा लेंगे तो 25% ऑफ योर प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो that is called a fortified flour or what? That is called a high protein flour. That is called a high protein flour. मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि जो फंक्शनल फ्लावर और जो फोर्टिफाइड फ्लावर, इन दोनों के अंदर में मेजरली क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। अब जान लेते हैं गेहूं के अंदर में प्राइस क्या दिखने वाला है, क्या यहाँ पर तेजी की कोई सुगबुगाहट है, और फार्मर्स, चूंकि अब गेहूं का सीजन शुरू है, तो क्या वाकई में उनको गेहूं लगाना चाहिए या कोई दूसरी ऐसी क्रॉप है जिसकी तरफ उसको साइलेंटली शिफ्ट कर जाना चाहिए। गरिमा, इंटरनेशनल सिनेरियोज क्या है और प्राइस इस समय पर आपको क्या लगता है? क्या 3,000 रुपए जिसकी फार्मर 2-3 साल से लगातार इंतजार कर रहा है, ये तो यूक्रेन और रशिया ने आपको 3300 रुपए एक बार प्राइस दिलवा दिया, क्या ऐसे सिनेरियोज दोबारा बन सकते हैं? रशिया यूक्रेन दोनों ही जगह अच्छी क्रॉप्स आ रही हैं। इनिशियल कंसर्न्स थे ड्राइनेस के बारे में, परंतु उसके बाद भी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी है। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में इस बार भरपूर क्रॉप आई है। कुल मिला जुलाकर वर्ल्ड में गेहूं की स्थिति अच्छी है। प्रोडक्शंस का कहीं पर भी कोई कंप्लेंट नहीं है। अब आते हैं भारतवर्ष पे, प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है पिछले साल, भरपूर मात्रा में सबको माल मिला है, और गेहूं और चावल ही ऐसी 2 कमोडिटीज़ हैं जिसमें इस बार किसान को एमएसपी मिला है। एक ये मोटिवेशन है, किसान को पता है कि सरकार उनके सपोर्ट में है, और जो भी भाव सरकार तय करती है सारी कॉस्ट्स निकाल कर किसान को वो भाव मिलता है। इसीलिए किसान आज बहुत मोटिवेटेड होना चाहिए। इस साल बारिशों ने साथ दिया है और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि किसान को इस बार गेहूं लगाना चाहिए। आपने बात छेड़ी है प्राइस की, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि भारत सरकार के पास आज एक 2 तराजू के 2 पहलू हैं। पहला है किसान, उसको वो जितने अच्छी तरीके से मैनेज और सपोर्ट करते हैं, शायद ही किसी और कहीं और दुनिया में ये होता हो। तो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द फार्मर्स विद इट्स ड्यू एमएसपी। कुछ प्रदेशों में बोनस भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि आज किसान गेहूं वाला जो है वो बहुत खुश होना चाहिए। तराजू का दूसरा जो एक पहलू है वो है कंज्यूमर।
भारत सरकार उसका भी ध्यान रखती है और अपनी पॉलिसीज़ द्वारा, जैसे कि ओपन सेल है, OMSs जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत वो मिलर्स को गेहूं देते हैं पर्याप्त मात्रा में और ऐसे प्राइसिंग पे जहां पर वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल आपने जो प्राइस की बात कही, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि इससे अच्छा सिनेरियो आज हो ही नहीं सकता है। पिछले 2-3 साल में सरकार ने पॉलिसी कंसिस्टेंट रखी है, वेरिएबल नहीं रखी है। तो स्टॉक लिमिट भी 2800 रुपए यहाँ का है। भाव दिखेगा। जी अभी तो OMSs का भाव अभी सरकार रिलीज करेगी, 30 रुपए से भाव नीचे रहेगा और प्रोसेसिंग को सपोर्ट मिलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ बूस्ट टू द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात तय है कि सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी होल्डिंग करे या कोई भी स्टॉकिंग करे मिडलमैन। यानी आपको लगता है कि इस बार जो MSP है, जो गवर्नमेंट ने अभी बढ़ा भी दिया, बस वही लास्ट प्राइसेस हमें दिखाई देते हैं, वही रहेंगे? जी बिल्कुल, पर्याप्त मात्रा में मार्केट में स्टॉक है, सरकार के पास भी स्टॉक है। 19-20 मिलियन टन हम फार्मर को क्या शिफ्ट करना चाहिए? सुरेश जी, मेरा ये मानना है कि इस साल द कंडीशंस आर ऑप्टिमम। पानी है, टेम्परेचर भी ला नीना के चलते ठंडा होने वाला है और अच्छी यील्ड की उम्मीद है। तो फार्मर ना 2 तरह से कमा सकता है। या तो हम लोग जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि काटने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप बाहर से काटो या धार से काटो। धार हो गया आपका प्राइस और बाहर हो गया यील्ड। तो मुझे लगता है कि अच्छा MSP है, ऊंचा MSP है, MSP खराब नहीं है। यील्ड की तरफ यील्ड focus करें। पे ऊपर फोकस करो, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करो। और सरकार से भी मेरी एक इल्तिजा है कि ये जो आज के डेट में स्टॉक लिमिट है प्रोसेसर्स के ऊपर, इसको जो है आप प्लीज़ कंसिडर कीजिए। आज इसकी ज़रूरत है नहीं तो आप इसको निकाल दीजिए। आपको अगर डेटा लेना है, जो भी वीट बाई करके होल्ड कर रहे हैं, उन डेटा बेशक लेते रहिए। एक्सपोर्ट खोल देना चाहिए। एक्सपोर्ट मेरे हिसाब से वीट का ना भी खोलें, 1 साल और देख लें, थोड़ा हमारी सेफ्टी स्टॉक्स और बढ़ जाएं 2026 में, फिर सोचें उसके बारे में। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी कुछ इंडियन डायस्पोरा जो है, जो बाहर में इंडियन चक्की आटा खाना चाहती है, तो उनके लिए अगर 2-4 लाख टन सरकार पैकेज्ड ब्रांडेड स्टोन चक्की आटा मेड फ्रॉम इंडियन वीट, इफ दे अलाउ इट, देयर इज नो हार्म। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ शेयर की। गरिमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये तमाम जानकारियां साझा की। इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर में एक बात तो ये निकल करके आई है कि ये जो साल है, गेहूं के प्राइजेस को लेकर के थोड़ा कमोबेश आपको ये संतोष करना पड़ेगा कि प्रीमियम शायद नहीं मिले, MSP के ऊपर ही आपको संतोष करना पड़े। मार्केट में बहुत ज्यादा इस समय पर आपको ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि प्राइजेस MSP के आपको ऊपर मिलेंगे, तो उसको देख करके ही आप अपना फैसला ले सकते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़ा कम गेहूं की फसल को लगा करके अदर क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट भी कर जाएं, जहां पर उनको अच्छे दाम मिल पाएं। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बाजरे के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1850 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजरे की खरीद हुई 2020 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरा बिका 3500 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं सेब के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9000 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सेब के सौदे हुए 6750 रुपये प्रति क्विंटल और पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब का कारोबार हुआ 6300 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब नजर डालते हैं आलू के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1800 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू का कारोबार हुआ 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर,
जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में आलू बिका 1280 रुपये प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत